हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डिस्कस कर लेते हैं कि इस हफ्ते इकोनॉमी के रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और किस तरह से वो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीक आया, दैट इज़ रिगार्डिंग सारफेसी एक्ट। देखो, आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने इसको पढ़ा होगा और इसकी ना जैसे ही आपने फुल फॉर्म पढ़ी होगी आपका मन किया होगा कि इस आर्टिकल को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, राइट। पर कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सारफेसी एक्ट क्या है। अगर बहुत डिटेल में नहीं भी समझ आएगा कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दूंगा कि जिसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक टेलीकॉम प्रोवाइडर जीटीएल के अगेंस्ट ना इस सारफेसी एक्ट को इन्वोक किया गया है। अब आपने ना देखो थोड़ी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, थोड़ी चीज़ें शायद नहीं भी पढ़ रखी होंगी, बट कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखो, सारफेसी एक्ट की फुल फॉर्म है कुछ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो देखो, सबसे पहले हम ना इसको तोड़ेंगे, बट पहले आप समझ लो कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं। आप में से बहुत सारों को ऑलरेडी फ़र्क पता है इनमें, थोड़ा सा एक बार बता देता है कि एसेट्स, देखो एसेट्स उस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक तरह से हमारे लिए वैल्यू का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी किसी चीज़ की रिगार्डिंग ना ओनरशिप है, जैसे आपका घर हो गया या आपकी गाड़ी होगी या फिर आपके पास डिफरेंट तरह के कैश पड़ा हुआ है आपके पास। तो आपके पास अगर पड़ा हुआ है दैट इज़ नोन एज वो एसेट हो जाता है आपका। ऑन दी अदर हैंड कुछ आपकी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लोन लिया हुआ है। जैसे मान लो आप बैंक से एक लोन लेके बैठे हो, तो आप बैंक को कुछ पैसा ओ करते हो ना कि आपने उनको वापस करना है। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से जिसको आपने पैसा देना है वो लाइबिलिटी हो जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको पैसा आने की उम्मीद होती है फ्यूचर में, बेसिकली एक तरह से लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। जैसे मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई, वो आपके लिए एक तरह का रेवेन्यू जनरेट करेगा आपके बिजनेस के लिए। आपकी ओनरशिप है उसके रिगार्डिंग, बिजनेस आइटम्स को ओन करता है, उनको एसेट्स बोल देते हैं। उसी तरह से कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जो एक तरह का एक्सपेंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी की आपको सैलरी देनी है, तो वो एक तरह की आपकी लाइबिलिटी है। आपको सामने वाले को आपने अपने एम्प्लॉय को अगर नहीं दी अभी तक सैलरी तो देनी है, तो वो उसके लिए हो सकता है, ठीक है। या फिर जो लोन वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ के। अब एक चीज़ अपने दिमाग में सोचो कि ये तो मैंने आपके हिसाब से बताया, अब बैंक के हिसाब से भी तो कुछ होंगे एसेट्स और लाइबिलिटी। जैसे ये चीज़ आप जानते हो कि बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं कि कुछ डिपॉजिटर इनके पास एक तरह से पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट दी जाती है, मान लो 4%। फिर जो वो पैसा होता है वो बैंक्स क्या करते हैं, उनको लोन में घुमाते हैं, कुछ बोरोवर्स को देते हैं, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट पेमेंट। मान लो ये 8% है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कुछ और नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, अब बैंक पैसा कमा कहाँ से रहा है, बैंक पैसा कहाँ से कमा रहा है, ये लोन से पैसा कमा रहा है, राइट। तो ये एक तरह से ये क्या हुआ इसका, ये बैंक के लिए एसेट हुआ। एसेट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक जब लोन देगा तो यहीं से तो पैसा कमाएगा ना बैंक। और ऑन दी अदर हैंड ये जो डिपॉजिट है ये एक तरह की बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि डिपॉजिटर्स को ये पैसा वापस करना पड़ेगा ना, ये इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बैंक को पैसा वापस देना है, बैंक एक तरह से इनको पैसा ओ करता है, यानी कि बैंक को ये पैसा वापस करना है उनको। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की लाइबिलिटीज हो जाती हैं। और ऑन द अदर हैंड बैंक के लिए जब वो किसी को लोन देता है ना, तो एक तरह का एसेट है, राइट। तो एसेट समझ आ गया कि एसेट मतलब बैंक के लिए क्या हुआ, जो उसने लोन दिए, लोगों को लोन दिए, क्योंकि उससे वो कमाई कर रहा है, तो जो कमाई के साधन होते हैं वो बैंक के लिए एसेट है, राइट। तो ये फर्क था थोड़ा सा, एसेट और लाइबिलिटी थोड़ा सा बस ब्रीफ में बताया है, ज़्यादा हमने डिस्कशन इसमें करने की जरूरत अभी नहीं है। और देखो, आप जानते हो क्या, एसेट तो समझ आ गया, अब एनपी आप जानते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एसेट हमने क्या देखा बैंक के रिस्पेक्ट में, बैंक के रिस्पेक्ट में एसेट क्या देखा, बेसिकली किसी को लोन दिया हो उसको बोल देंगे एसेट। और अगर बैंक ने मान लो किसी को लोन दिया हुआ है और वो अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको क्या हम बोल सकते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो पैसा रिटर्न करते जा रहा है। जिस बंदे को यहाँ पे बोरोवर को लोन दिया था ना, वो अगर वापस कर दे लोन, तो एक तरह का वो क्या हो गया, परफॉर्मिंग एसेट कह लो। पर नॉन आगे वर्ड लग गया, तो यानी कि अब वो एसेट, यानी कि जिसको लोन दिया था, अब वो खराब परफॉर्म कर रहा है, यही मतलब होता है ना नॉन परफॉर्मिंग का। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, मतलब जिसको लोन दिया हुआ था ना, जिस बोरोवर को बैंक ने लोन दिया था,
अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा, वो रीपेमेंट ऑफ लोन वापस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये तो देखो मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाया कि जब बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन वापस ना आए या उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए आने की, उसको हम एनपीए बोल देते हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पर इसकी भी ना एक्चुअल में डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब कहने का मतलब कि बैंक किस हिसाब से करते हैं, तो वो कितना है कि अगर बैंक ने जो लोन या एडवांस दिया हुआ है उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट 90 दिन या उससे ज़्यादा के लिए जब नहीं आता, मतलब ओवरड्यू हो जाता है, ठीक है, 90 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए ओवरड्यू हो जाता है, उसको हम एनपीए बोल देते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो आपने कहीं से लोन लिया हुआ था और आपको वापस करना था वो लोन, या उसकी लोन की जो किस्त थी मान लो वो 30 अप्रैल को करनी थी, 30 अप्रैल 2022 को। अब मान लो कि ये आप इस डेट तक पैसे रिटर्न नहीं कर पाए। अब इसके 3 महीने बाद यानी कि 90 दिनों के बाद, जैसे हो गया मई का मंथ हो गया, फिर कॉरस्पॉन्डिंग जून हो गया, फिर आई थिंक जुलाई, ठीक है ना, तो 29 जुलाई तक 90 दिन हो जाएंगे। उसके बाद 30 जुलाई 2022 को आपको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉरस्पॉन्डिंग के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 90 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए हो चुका है। इसको क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आई होप आपको एसेट लाइबिलिटी में फर्क समझ आ गया। एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए क्यों बोल रहे हैं वो समझ आ गया, और उसकी जो प्रॉपर किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है वो भी समझ आ गया। इसके साथ ही देखो, अगर आपका लोन एक तरह का एग्रीकल्चर या फार्म लोन होता है तो उसमें देखो क्या होता है, मतलब मान लो जैसे हमारे किसान भाई ने किसी ने लोन लिया, तो होगा क्या, तो किसान भाई जो हैं हमारे वो कब रिटर्न करेंगे? जब वो बेसिकली उन्होंने कोई क्रॉप को उगाया एंड उससे वो कमाई करेंगे, उसके बेसिस पे लोन वापस करेंगे। तो इसलिए जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है ना, उसके केस में अगर 2 क्रॉपिंग सीजन तक वापस नहीं करते और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 सीजन, तो यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर नहीं होता और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक क्रॉप सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट वापस नहीं आता, तो उसको क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? उनको क्लासिफाई कर देते हैं एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आई होप सबसे पहले तो आपको एनपीए का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब जब एनपीए देखो इंडिया में आप जानते हो कि काफ़ी टाइम तक काफ़ी बढ़ते रहे, इनफैक्ट ना 2018 के आसपास तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह लो कि एक्सट्रीम पीक चली गई थी, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा एनपीए थे। अभी फिर से थोड़े से कम हुए हैं, बट स्टिल अभी हमें और काम करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं देखो, एनपीए को अगर बेहतर करना है, मतलब एनपीए को कम करना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक चीज़ होती है एनपीए की रिकवरी, कि मान लो एसेट जो हमारा है वो एनपीए बन चुका है, उसने नहीं दिया ये पैसा 90 दिनों तक जो देना था, तो अब उसको रिकवर करना भी तो ज़रूरी है कि पैसा उससे कैसे निकलवाएं, ठीक है ना। उसी की डायरेक्शन में हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए आजकल, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम सुनते हैं, आईबीसी, वो भी एक तरह से रिकवरी का ही मैकेनिज्म है। बट उससे पहले एक एक्ट था, मतलब बेसिकली आज भी है, दैट इज सार-फेसी एक्ट। तो किसके लिए है ये? रिकवरी ऑफ एनपीए। समझ आया हमने एनपीए क्यों पढ़ा? क्योंकि रिकवरी, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं बैंक्स को क्या करना है? उनकी रिकवरी करनी है जो पैसा दे रखा है। तो उसकी रिकवरी के लिए एक्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब एक एक करके ना तीनों का मतलब बता देता हूं। देखो, एक तो इसमें वर्ड है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, और तीसरा वर्ड क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इन तीनों वर्ड्स को समझ जाओ, आप ये एक्ट समझ जाओगे। जैसे कि पहला वर्ड है सिक्योरिटाइजेशन। देखो, आप जानते हो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आप बैंक के पास लोन लेने गए, आप बैंक के पास लोन लेने गए, तो आप क्या, तो बैंक क्या बोलेगा कि भैया मुझे एक तरह का कुछ कोलैटरल चाहिए, कुछ गिरवी रखो मेरे सामने, ठीक है, तब मैं आपको लोन दूंगा। तो हो सकता है कि मान लो ना कि जितने का भी आपने लोन लेने गए उसके सामने कुछ पैसों का उसने कोलैटरल रख लिया। तो इस कोलैटरल के बदले, जब मतलब एक तरह से आपको उसको डर है ना कि एनपीए ना बन जाए, तो या फिर तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कोलैटरल बना है इसके साथ में क्या कर सकते हैं? बैंक्स इससे पैसे को रेज कर सकते हैं। कैसे? इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या बाकी कोई एग्रीमेंट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल देते हैं सिक्योरिटाइजेशन। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है, बट कहीं ना कहीं ये जो कोलैटरल हम रख रहे हैं ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स किस तरह से पैसे को रेज कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं इस चीज़ में सिक्योरिटाइजेशन। उसी तरह से दूसरा वर्ड क्या था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब रिकंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने, मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन दिया था 10% इंटरेस्ट रेट पे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है।
अब हुआ क्या, मान लो ये बंदा जो है, जब या जो कंपनी है जिसको ये लोन दिया 10% 5 सालों के लिए, अब हो सकता है ये इसके बाद इसकी कैपेबिलिटी ना हो इस चीज़ को पे करने की, किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कोविड आ गया या इसका बिजनेस डूब गया, वॉट एवर रीज़न, उस वजह से, पर कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि ये बंदा पैसे वापस कर सकता है। तब बैंक पता क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब इसको बोलेंगे कि भैया अच्छा तुझे 10% ब्याज देना था, छोड़, तू एक काम कर 8% ब्याज दे दे। तुझे 5 सालों में पैसा रिटर्न करना था, तो एक काम कर तू 10 साल में रिटर्न कर दे, पर पैसे मुझे रिटर्न भाई कर दियो। तो कहीं ना कहीं क्या किया, ये जो कंडीशंस थी ना, इनको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसी तरह से तीसरी चीज़, ये ESI है ना लास्ट में, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर एक्ट में। वो क्या है, देखो जब भी ना, देखो बैंक्स को कोई चीज़ रिकवरी करनी होती थी, ये जो मान लो ना उन्होंने कुछ चीज़ गिरवी रखी हुई है, तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ रिकवरी करनी होती थी ना, वहाँ फिर आप जानते हो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोर्ट के चक्कर मतलब एक तरह से, मतलब फिर जो सामने वाला बंदा है, जो पार्टी है, वो चलेगी कोर्ट में। अब वहाँ से हमने जो अपने ड्यूज हैं कि कितना पैसा लेना है, वो रिकवरी के लिए अब पार्टी चली गई है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो सारी, मतलब बैंक्स को ये सारा रिकवर करने में बड़ी दिक्कत आती थी। आप जानते हो ना कोर्ट्स में मतलब कितना टाइम लग जाता है, इतने लंबे लंबे टाइम तक केसेस चलते रहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो या तो ये चीज़ सिविल कोर्ट में चलती रहती थी, ठीक है, या फिर कुछ ट्रिब्यूनल्स थी हमने बना रखी थी, पर वो भी बहुत ही लेंदी रूट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ना हमने कमेटीज करी, जैसे फॉर एग्जांपल नरसिम्हन कमेटी थी एक, ठीक है, मतलब 1B 2B आपने ये पढ़ा होगा डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह की काफ़ी सारी कमेटीज ने ना रिकमेंड किया क्या, कि हमें इन ना जो NPS बढ़ रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक तरह से हमें ना लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ताकि ये जो बैंक्स है ना, ये बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के क्या कर पाए, ये जो हमने सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, जो गिरवी रखा हुआ है, एक तरह का उनका एक तरह से पोजेशन आ जाए या उनको सेल कर पाए, ये सारी चीजें करने की बात करी गई है। तो यानी कि यहाँ पे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर भैया बैंक्स ना काटें, ऐसा ना हो कि एक बार ही सामने वाले बंदे ने मतलब वो पैसा वापस कर नहीं रहा और चला गया है मैटर कोर्ट में, अब 20 साल पता नहीं कितने साल वहीं पे घूमे जा रहा है, बैंक्स के पास पैसा ही नहीं आ रहा जो उनके पास आना चाहिए था। तो इस तरह की दिक्कतें ना हो, तो कहीं ना कहीं वो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इंश्योर किया गया कि यहाँ पे कोर्ट कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरवेंशन उनका नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बोल देते हैं सार्फेसी। आई होप आपको सिक्योरिटाइजेशन का मतलब समझ आ गया, रिकंस्ट्रक्शन वाले पार्ट का समझ आ गया, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट का भी मतलब समझ आ गया। तो ये पूरा था एक्ट। उसके साथ ही देखो एक चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स का मतलब कि वो लोन्स जिनके लिए कोई चीज गिरवी नहीं रखी गई, कि आपने बैंक से पैसा तो ले लिया पर आपने कोई चीज प्लेज नहीं किया, ठीक है। आपने ना शेयर प्लेजिंग का नाम जैसे सुना होगा, तो कई बार जैसे प्रमोटर होते हैं वो अपने शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, एक तरह से अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं। तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होते। यहाँ पे कवर कौन हो रहा है, यहाँ पे कवर हो रहे हैं सिक्योर्ड लोन्स। और अगर एक तरह से जो डेटर है वो कॉपरेट नहीं करता, तो बैंक के पास डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं कि वो एक तरह से उसका कंट्रोल ले ले, या फिर सेल कर दे, उसको लीज कर दे, जो भी हो, ठीक है, या फिर अपने आप पे ही या किसी को अपॉइंट कर दे उसका ध्यान रखने के लिए। तो इस सारे के सारे डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जिसको देखो इसके अंदर ना फर्दर हमें बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं कि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन बता रखी है कि जैसे ना बैंकों को क्या करना है, मतलब एक तरह से 60 डेज के अंदर उस जो हमारा डेटर है उसको बोलना है कि आप 60 डेज के अंदर पैसे वापस कर दीजिए अगर 6 महीने से ज़्यादा का डिफॉल्ट है, और अगर वैसा नहीं होता तब ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। फिर ये डेटर भी कुछ केसेस में मतलब इनको भी बोला गया है कि एपेलेट अथॉरिटी में ये अपील कर सकते हैं। तो उतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने मतलब समझना था सार्फेसी का, तो हम जान चुके हैं कि यहाँ पे रिकवरी मैकेनिज्म को एक तरह से कह लो कि बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के करने की बात करी गई है। और एक देखो 2020 में एक चीज़ न्यूज़ में आ रही थी, वो क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना वो भी सार्फेसी एक्ट के अंदर आते हैं। पहले इस चीज़ की रिगार्डिंग ना क्लैरिटी नहीं थी कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे या नहीं आएंगे। आप जानते हो कि ना इवन जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 2020 में उसकी अमेंडमेंट हुई थी, तो उसके पहले काफ़ी डुअल रेगुलेशन की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आते थे, मतलब स्पेशली अगर मैं बात करूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो वहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन में थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया कि कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंदर आते हैं।
तो कहीं ना कहीं देखो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें भी देखो फर्दर कुछ इश्यूज थे, मतलब एक्ट में कुछ इश्यूज भी हैं कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे फोकस एक तरह से ना उसको किस तरह से रिकवरी के ऊपर ज़्यादा है, मतलब रिकवरी में भी ना एक एक्सपेक्ट पे ही ज़्यादा है, बट जो हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर एक तरह से पहले उसको ना किस तरह से हम बिजनेस को वापस से खड़ा कर सकते हैं, ये एक तरह से जो रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, उसके में काम करने की ज़्यादा बात करी गई है। तो वो चीज़ भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। पर आई एम वेरी श्योर कि सारफेसी एक्ट का मतलब आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। इसकी आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही डिफिकल्ट सी फुल फॉर्म है, पर आपने ना देखो सारे वर्ड्स का मतलब समझ लिया कि सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इन तीनों वर्ड्स को जब आप कंबाइन कर दोगे आप इस चीज़ का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। इसके साथ ही एसेट्स लायबिलिटी में मतलब भी समझ आ गया, एनपी क्या होते हैं क्या समझ आ गया, एंड साथ ही साथ इनकी रिकवरी मैकेनिज्म्स कैसे हो रही है ये भी समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं एक तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ना। आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली सारफेसी एक्ट पढ़ने लग जाते हो, इन चीज़ों का मतलब पता नहीं है, तो उससे होगा क्या। देखो पता क्या है, आप में से ना बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग जैसे यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं कि सर इकोनॉमी टफ लगती है। टफ लगने का कारण यही है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो जब तक ना आप देखो, जैसे आप सिंपली सोचो कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ही पढ़नी चाहिए ना, आप डायरेक्टली ये ऊपर वाली चीज़ पढ़ने लग गए हो कि सारफेसी क्या है, आईबीसी क्या है, जब तक एसेट लायबिलिटी नहीं पता, बैंक्स की एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एनपीएस क्या होते हैं, जब ये पूरे एक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे ना तब जाके चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। एंड इवन जैसे इकोनॉमी के हम जैसे कोर्स में भी यही चीज़ डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है कि हर चीज़ें आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाई जाती हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड एडवांस फॉर्म में फिर जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली देखो ये चीज़ पढ़ने लग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, फिर एग्जाम में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमी से रिगार्डिंग उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत इसी वजह से फेस होती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी क्या वर्क करना है कि एक प्रॉपर वे में चीज़ें पढ़ने लगो, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान दो, एक बार बेसिक्स ठीक हो जाएंगे ना फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग टफ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। एंड इवन ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए ट्रू नहीं है, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, हिस्ट्री वगैरह सब जगह ट्रू है। एंड इवन जो हमारे ओनली आईएएस टीम का जो कोर्स है प्रारंभ, उसके अंदर भी इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है कि ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाएं, ठीक है। ये कोर्स देखो अब तो ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ ऑनलाइन मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप इसमें डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे और भी डिफरेंट फीचर्स हैं कि एनसीईआरटीज भी आपको डिस्कस करी जा रही हैं, सीसेट भी पूरा प्रॉपर कवरेज है, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रॉपरली एक प्रॉपर कंसाइज मैनर में मिल जाता है। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए किस तरह से आप चीज़ें जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो एक तरह से ना आपका ये पूरा 2023 के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन एक्ट कर सकता है। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए। तो और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हमें मेल डाल के भी अपने क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। देखो दूसरा जो आर्टिकल है उसमें मुझे क्या बताना है आपको, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। देखो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है तो मैं आपकी ना थोड़ी सी अटेंशन मांगता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या, अगर देखो आपने अटेंटिवली इसको नहीं सुना ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉस्ट्रो क्या है, वॉस्ट्रो क्या है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन के साथ देखना है इस चीज़ को, तो मैं एम वेरी श्योर कि बहुत समझ आने लगेगा। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, आप जानते हो कि जो मतलब जनरली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं डॉलर की फॉर्म में, कि मान लो इंडिया का कोई बंदा है या फिर इंडिया की कोई कंपनी है और किसी XYZ कंट्री के साथ ट्रेड करना चाह रही है, मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जनरली डॉलर की टर्म्स में ये चीज़ होती है। पर अब आरबीआई ने क्या कर दिया है, अब आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए रुपी को अलाउ कर दिया है। अब देखो इस चीज़ का पहले मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, पर उसके पहले आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि जैसे मान लो कोई इंडिया में कोई कंपनी है और मान लो जैसे रशिया में कोई कंपनी है, इन लोगों को आपस में हो सकता है कि यहाँ से ये गुड्स भेजे इसको, ये वापस में इसको पैसा भेजे, ठीक है। अब अगर डॉलर में हो रहा था तो चलो अलग चीज़ थी, पर अब अगर हमें ये चीज़ रुपीज़ में करनी है या जो भी किसी और करेंसी में करनी है तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ पे कोई बैंक होगा, कोई यहाँ पे एक बैंक होगा, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है ना। इनको एक्चुअल में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स बोल देते हैं इसको, कि इस बैंक का ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता है। तो थोड़ा सा इसको ना इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है कि ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट है क्या। देखो समझना, जैसे ये है ICICI बैंक, ठीक है, और ये है सिटी बैंक और न्यूयॉर्क। इसके पहले देखो मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, इसमें चलते हैं इस एग्जांपल में। पर एक चीज़ आप रियलाइज़ करो, मान लो जैसे ये आपका घर है, ये आपके किसी फ्रेंड का घर है, और यहाँ पर ना एक चीज़ पड़ी हुई है, मान लो यहाँ पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो आप जब यहां से देखोगे तो आप शायद बोलोगे कि सर ये ना मेरे ये राइट में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके आपके घर से ये राइट डायरेक्शन में है, और ये बंदा क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो दोनों में से सही कौन हुआ? आप बोलोगे दोनों सही है। फर्क क्या है? फर्क है देखो आपके पर्सपेक्टिव की, ठीक है ना, आपके नजरिए की, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है ना। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे पॉइंट ऑफ रेफरेंस वगैरह, तो आप समझ रहे हो कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। मेरे लिए ये चीज यहां पर है, उसके लिए ये चीज यहां पर है, दोनों के लिए एग्जैक्टली अपोजिट है, पर सही दोनों ही है, ठीक है ना। उसी तरह से एक ना, तो मैं आपके साथ ना एक स्टोरी शेयर करना चाहता था कि पर्सपेक्टिव किस हिसाब से अलग होते हैं। थोड़ी सी ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी है, थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखो हुआ क्या, एक ना शूज़ बनाने वाली कंपनी थी। तो शूज़ बनाने वाली कंपनी के पास ना दो मैनेजर्स थे, एक था मैनेजर 1 और एक था मैनेजर 2। ये एक ना आइलैंड पे जाते हैं, ठीक है जी, और कंपनी इन दोनों बंदों को भेजती है कि भैया जाके चेक करके आओ कि ये आइलैंड पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्कोप क्या है। तो ये पर्सन 1 जाता है यहाँ पे इस आइलैंड पे और देखता है कि यहाँ तो कोई बंदा शूज़ पहनता ही नहीं है। तो पता है आके वापस आके क्या रिपोर्ट करता है, ये बोलता है कि यहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बंदा शूज़ पहनता ही नहीं है, तो हमारी कभी मार्केट वहाँ पे हो ही नहीं सकती। अब फिर जाता है ये मैनेजर नंबर 2, ये पता जाके क्या देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी शूज़ नहीं पहनता, तो यानी कि पूरी की पूरी मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं, तो पूरा पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो, दो बंदे थे, दोनों ने ऑब्जर्वेशन क्या की, सेम ऑब्जर्वेशन कि वहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहन रहा, पर रिजल्ट क्या है, उन्होंने इन्फर किया। इन्फर एक बंदे ने करा कि यहाँ पे तो हमारी कोई मार्केट है ही नहीं, दूसरे बंदे ने क्या इन्फर किया कि ये तो पूरी की पूरी मार्केट ही अब हम कैप्चर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि जितना पर्सपेक्टिव हमारा होता है ना अच्छा, उस हिसाब से हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको भी एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है जी। तो ये बात थी पर्सपेक्टिव सी। अब बात करते हैं कि ये पर्सपेक्टिव आखिर ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट में कैसे चीज़ को हम इसको देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो पहले पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप हो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है जी। अब आपको जैसे मैं बता रहा था कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शंस होंगी तो बीच में बैंक आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आईसीआईसीआई जैसे इंडिया का बैंक है, ये सिटी बैंक न्यूयॉर्क का बैंक है। अब देखो हुआ क्या, अब हो सकता है कि अब जैसे मान लो यहाँ पे आप हो, ठीक है, या इंडिया की कोई कंपनी है, उसी तरह से यहाँ पे कोई XYZ की जैसे यूएसए की कंपनी है। तो कहीं ना कहीं मान लो इन लोगों को आपस में ट्रांजैक्शंस करनी है, मतलब एक बंदा गुड्स भेजेगा और उसके बदले में डॉलर्स या जो भी एक्सचेंज होना है, मतलब करेंसी एक्सचेंज होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये बंदा डायरेक्टली इसके साथ लिंक हो जाएगा? द आंसर इज नो। तो लिंक करना कैसे है? लिंक होगा जब आईसीआईसीआई बैंक ना, इंडिया का बैंक, यहाँ पर सिटी बैंक के अंदर अपना अकाउंट होगा इसका, ठीक है। उसी तरह से ये सिटी बैंक का भी आईसीआईसीआई में कोई अकाउंट होगा, राइट। अब ये चीज़ सोचो, आईसीआईसीआई बैंक सिटी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएगा, बिल्कुल। तो ये किस करेंसी में खुलवाएगा? ये खुलवाएगा डॉलर करेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि सिटी बैंक के अंदर खुलवा रहे हैं ना। उसी तरह से ये सिटी बैंक का किस में अकाउंट होगा? इसका बैंक अकाउंट होगा रुपीस के अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा आज पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां से देखो क्या हुआ, जब आईसीआईसीआई बैंक के रेफरेंस से देख रहे हैं ना, हम इस अकाउंट को क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट। देखो नॉस्ट्रो ना एक्चुअल में दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारा, अवर्स। ध्यान से समझो, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से हमारा अकाउंट दूसरी कंट्री के ब्रांच में कौन सा है? ये वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। उसी तरह से ये सिटी बैंक का आईसीआईसीआई में अकाउंट है, तो उसी तरह से वर्ड होता है क्या? वॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो मतलब होता है देयर, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से सिटी बैंक का अकाउंट आईसीआईसीआई में जब होगा तो उसको क्या बोल देंगे? वॉस्ट्रो अकाउंट। ये बात समझ आई? ठीक है। उसी तरह से देखो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप यहां से ले सकते हो कि सिटी बैंक के हिसाब से क्या होगा। अगर सिटी बैंक अपना अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में खुलवा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सा अकाउंट हुआ? ये सिटी बैंक के लिए हुआ नॉस्ट्रो अकाउंट। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ध्यान रखना है, नॉस्ट्रो मतलब हमारा। तो जब सिटी बैंक की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं ना, सिटी बैंक के नजरिए से क्या सोचो, सिटी बैंक के नजरिए से हमारा अकाउंट क्या हुआ? हमारा अकाउंट मतलब सिटी बैंक का अकाउंट, वो हुआ नॉस्ट्रो अकाउंट। उसी तरह से जब सिटी बैंक के नजरिए से देख रहे हैं तो ये क्या हुआ? ये हुआ वॉस्ट्रो अकाउंट।
तो देखो इसेंशियली बात पता क्या है, ये नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट दरअसल में एक ही अकाउंट है। अगर आप देख रहे हो आईसीआईसीआई बैंक के नजरिए से तो ये अकाउंट बना नॉस्ट्रो, और अगर आप देख रहे हो सिटी बैंक के नजरिए से तो ये बना वॉस्ट्रो अकाउंट, सॉरी सिटी बैंक। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, नॉस्ट्रो का मतलब अवर्स। तो जब आईसीआईसीआई बैंक के नजरिए से देखा तो ये क्या हुआ, ये आईसीआईसीआई का अकाउंट हुआ इन सिटी बैंक, और जब देखा हमने सिटी बैंक के नजरिए से तो ये हुआ वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट क्यों, क्योंकि ये आईसीआईसीआई का उनका अकाउंट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम नजरिया बदल गए हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो वॉस्ट्रो अकाउंट भी है। कैसे, जब हम देख रहे हैं सिटी बैंक के नजरिए से तब क्या हुआ, ये सिटी बैंक का ही अकाउंट है इन आईसीआईसीआई, तो दिस बिकम्स नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक। उसी तरह से जब हमने नजरिया चेंज किया आईसीआईसीआई बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग दी तो उनको क्या लगा, ये क्या है वॉस्ट्रो अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये सिटी बैंक का अकाउंट है इन आईसीआईसीआई। तो एसेंशियली देखो ध्यान क्या रखना है, अगर नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, नॉस्ट्रो का मतलब हमारा पैसा जब दूसरे किसी बैंक में स्टोर होता है दैट इज नॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो का मतलब उनका पैसा जब हमारे बैंक में स्टोर होता है। ठीक है, ये बस ये वाला एग्जांपल ध्यान में रख लो, आईसीआईसीआई बैंक का जब अकाउंट सिटी बैंक में खुला है तो वो क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो मतलब अवर्स। ऑन द अदर हैंड वॉस्ट्रो का मतलब होता है देयर अकाउंट। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आई होप कि मैम थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग वर्ड है, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो सुन के ना लगता है कि एक ही चीज है, और एक्चुअल में है भी एक ही चीज, बस फर्क पड़ता है नजरिए का। जब आप वही सेम अकाउंट, ये वाला अकाउंट जो आईसीआईसीआई ने सिटी बैंक के साथ खोला हुआ है, जब नजरिया देखते हो आईसीआईसीआई का तो ये होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, जब इनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो ये हो जाता है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो दरअसल में अकाउंट एक ही है, बस किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हो। अगर देख रहे हो आईसीआईसीआई के रिस्पेक्ट में तो दैट बिकम्स नॉस्ट्रो, अदरवाइज इट बिकम्स वॉस्ट्रो। तो नॉस्ट्रो के साथ क्या ध्यान रखना है, अवर मनी डिपॉजिटेड इन योर बैंक, और वॉस्ट्रो के केस में क्या ध्यान में रखना है, योर मनी डिपॉजिटेड इन अवर बैंक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना एंड इसके बेसिस पे आप ये चीज कर पाओगे। अब एक चीज और देखो, इसका ना देखो फायदा क्या हो रहा है, जब आरबीआई ने अब रुपी की टर्म्स में पेमेंट अलाउ कर दी है तो कहीं ना कहीं देखो आप जानते हो कि रशिया के ऊपर ना आज के टाइम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, वन ऑफ देम बीइंग स्विफ्ट सैंक्शंस। ठीक है ना, जो स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर मतलब एक तरह से ना जो मैसेजिंग होती है, मतलब उसके लिए यूज किया जाता है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी के बीच में जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसको स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में मतलब होने की वजह से इम्पैक्ट आ चुका है रशिया के साथ। तो रशिया के साथ जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस वजह से हमने रुपी को एक तरह से अलाउ कर दिया है ताकि इस चीज़ को हम इस चीज़ का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया इस चीज़ को दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी और एक्सटेंड करेगा। ठीक है, पर एक चीज़ और रियलाइज पता क्या कर रहे हो आप, इसको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के साथ लिंक करके देखो। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे $1 इक्वल टू मान लो 75 है, तो अगर मैं बोलता हूं कि रुपी एप्रिशिएट हुआ तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि $1 इक्वल टू 70 हो गया। और अगर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, इसका मतलब होता है $1 इक्वल टू 80 हो गया। और आजकल आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो कि रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट। बहुत सारे ना आप जानते हो आजकल ऑपोजिशन ने भी काफ़ी ऑपोजिशन भी काफ़ी बोल रहा है आजकल की ना, ये $1 इक्वल टू जो 80 हो रहा है कि डेप्रिसिएशन होते जा रही है, रुपी कमज़ोर होता जा रहा है। उसको टैकल करने के लिए भी ये चीज़ करी जा रही है कि रुपी को अलाउ किया जा रहा है ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए, फॉरेन ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं। ये कैसे, देखो सोचो, जब आप डॉलर्स की टर्म में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और डॉलर की जब डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारा जो रुपी है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और जब ऐसा होता है ना तो कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है, और हमारा जैसे फॉरेक्स होता है, ठीक है, और फॉरेक्स भी कम होता जा रहा है क्योंकि हमें बहुत सारे डॉलर स्पेंड करने पड़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब यही सेम चीज़ हम एक तरह से रुपी की टर्म में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ये जो डेप्रिसिएशन हो रही है ना, इसको कम किया जा सकता है या इसको रोका जा सकता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट हुआ। साथ ही साथ जो हमारा डॉलर बाहर जा रहा है उसको कम करने की बात है, हमारा जो फॉरेक्स इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करने की बात है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लिंक्ड हैं। तो आई होप आपको क्या ध्यान रखना है, नॉस्ट्रो मतलब हमारा पैसा या हमारा अकाउंट जो कि दूसरे बैंक में खुला हुआ है, वॉस्ट्रो का मतलब उनका अकाउंट जो हमारे बैंक में खुला हुआ है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार देख लेना, अगर बट फिर भी अगर कोई बात नहीं, अगर एग्जांपल नहीं समझ आ रहा आपसे, बस डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछेगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है। मैक्स टू मैक्स इतना ही क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे भी ईजी आ सकता है कि नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है इस चीज़ में। आई होप आपको उसको ईजिली टैकल कर ले जाओगे। ठीक है जी। इसके साथ ही देखो एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आज आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में समझाया। एक सेकेंड, मैंने आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में आज समझाया। तो आपको बताना है कि इन चारों में से एक बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एसेट्स में नहीं आता। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से सुना है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का मतलब, आप इजीली टैकल कर ले जाओगे। इनफैक्ट इसका आंसर ना मैं लेक्चर में दे चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मतलब आपने लेक्चर अच्छे से नहीं सुना। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट्स में। ठीक है, उसके साथ ही देखो ये 2015 में भी एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब मैंने आज इन्फ्लेशन आपके साथ डिस्कस तो नहीं किया, बट मैं इसको आपके साथ ना कभी फ्यूचर लेक्चर्स में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में पता है देखो क्या हुआ, अभी आई थिंक 13th की बात है या 14th की बात है। तो उस दिन ना फेड की तरफ से मतलब डेटा निकाला गया, जो यूएस का आरबीआई है एक तरह से कह लो। ठीक है, तो यूएस के द्वारा मतलब उनका डेटा निकाला गया इन्फ्लेशन का, और वो एक्चुअल में आया था 9.1%, विच इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट इन लाइक 41-42 ईयर्स। मतलब 1980-81 के बाद अब जाके इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन यूएस में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक बड़ा मतलब न्यूज़ बनी है ये। शेयर मार्केट्स के ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था, मतलब उतना तो नहीं मिला ऑल दो, बट कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीनों से ना इन्फ्लेशन का मेजर इम्पैक्ट दिखा है, चाहे वो यूएस मार्केट्स हो चाहे इंडियन मार्केट्स हो। तो कहीं ना कहीं देखो इवन यूपीएससी 2022 में भी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि आप इस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे। बाकी आने वाले लेक्चर्स में भी मैं कभी ना कभी आपके साथ इन्फ्लेशन डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। रीजन बीइंग कि दिस हैज़ बीन प्रॉबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ इन इकोनॉमी। ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग डेटा आना, चाहे इंडिया का हो या इवन जैसे यूएस का भी बहुत हाई जा रहा है, इवन इंग्लैंड और यूरोप के अंदर भी बहुत मैसिव लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन 2022 में आया है, वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। मैंने इनफैक्ट ना प्रीलिम से कुछ 15 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, एंड उसमें मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर खास ध्यान दिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी के रिगार्डिंग न्यूज़ में रहा है। और जिस हिसाब से इस बार यूएस का डेटा आया हुआ है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ना बार बार डिस्कस हुआ है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने वाले टाइम में भी बनेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आने वाले लेक्चर्स में कभी आपके साथ इस चीज़ को भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपको ये वाला 2019 में जो पूछा गया एसेट्स के रिगार्डिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन, इसके आंसर्स आप मुझे बताओगे ताकि आप पता लग पाए कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो किस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मुझे पता है कि आज के थोड़े जो टॉपिक्स थे थोड़े से टेक्निकल थे, बट कहीं ना कहीं देखो बात पता क्या होती है, जब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं ना, तो यूपीएससी डज नॉट गो टू डीप इनटू दोस क्वेश्चन। वहाँ पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपने सरफेसी का मतलब समझ लिया, उतना काफ़ी है। बहुत यहाँ पे पीएचडी नहीं करने की जरूरत। उसी तरह से वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब समझ लिया, रुपये का डेप्रिसिएशन किस तरह से रोका जा रहा है उतना समझ लिया। दैट शुड बी मोर देन इनफ। यहाँ पर भी पीएचडी नहीं करनी, ये काफ़ी टेक्निकल टॉपिक्स हो जाते हैं, और इनकी ना देखो डिटेलिंग में जाओगे कभी शायद इकोनॉमी ही खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, बाकी सिलेबस भी तो पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ बस इतना ही आपको पढ़ लेना चाहिए। दैट शुड बी मोर देन इनफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।